नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जानकारियों से भरे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कहते हैं भारत गांव का देश है, यानी यहाँ पर खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे व्यवसाय बड़े तौर पर लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इन व्यवसायों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो इन व्यवसायों को भी विकसित करना होगा, इससे जुड़े लोगों का भी विकास सुनिश्चित करना होगा और इस कार्यक्रम के जरिए हम यही कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर हम करेंगे बातें, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों की सुविधा के लिए सरकार कराएगी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण। दुधारू पशुओं को अढ़ैया बुखार से बचाए पशुपालक। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर वीडर मशीन। राज्य में आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त कोल्ड स्टोरेज का होगा निर्माण। पिछले दिनों मीठापुर कृषि विभाग के सभागार में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए निर्माताओं को अनुदान राशि दी गई। कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के निदेशक श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि इससे नए शीत गृहों की स्थापना एवं शीत गृहों पर सौर ऊर्जा की स्थापना की जाएगी और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर फल एवं सब्जी की खेती की जाती है। ऐसे में फल और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, ताकि राज्य के किसानों को अपने फल सब्जियों को सुरक्षित भंडारण करने में परेशानी नहीं होगी। बिहार के 12 जिलों में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो उन जिलों में सरकार के द्वारा कोल्ड स्टोरेज पर 50% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जबकि शेष जिलों जहां पहले से पूर्व से कोल्ड स्टोरेज हैं वहां 35% अनुदान का प्रावधान है। उसी कड़ी में आज 4 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को 35% अनुदान के तहत 1 करोड़ 40 लाख प्रति कोल्ड स्टोरेज संचालक उनको कार्यादेश वितरण किया गया है। पशुपालक भाई बहनों, बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं में कई संक्रामक रोग पैदा होने की संभावना बन जाती है। ऐसे में पशुओं में अढ़ैया बुखार भी हो सकता है। ऐसे में इस जीवाणु जनित बीमारी को रोकने के लिए तुरंत नजदीक के डॉक्टर की सलाह लेकर इलाज करावें। साथ ही संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। मत्स्य पालक भाई बहनों, मछलियों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको अपने तालाब का प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मछलियों में होने वाली बीमारी को रोकने के लिए 1 महीने में 1 बार चूने का प्रयोग करें। बीमारी आने से पहले तालाबों का प्रबंधन कर लेते हैं तो नुकसान कम होगा। जलवायु परिवर्तन और मौसम को देखते हुए खेती में उतार चढ़ाव बनने की संभावना रहती है। ऐसे में आप व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पर मुर्गी के नस्लों के चयन पर अवश्य ध्यान दें। अच्छी आमदनी देने वाले नस्लों में प्रमुख हैं वनराजा, ग्रामप्रिया, सोनाली, कड़कनाथ आदि। इनका पालन कर आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भारत में कुक्कुट पालन का उद्योग शुरू हुआ था। मौर्य साम्राज्य का एक बड़ा उद्योग कुक्कुट पालन था। 19वीं शताब्दी से ही इसे वाणिज्यिक उद्योग के रूप में देखा गया था। कुक्कुट पालन में विभिन्न प्रकार की मुर्गियों की नस्लों का पालन करके उनके अंडे और चिकन का उत्पादन किया जाता है। किसानों को भी फसलों के विविधीकरण और मिश्रित खेती में मुर्गी पालन फायदेमंद है। यह व्यवसाय परिवार के पालन पोषण में काफ़ी मदद कर सकता है। यदि मुर्गियों में कोई बीमारी नहीं होती और मुर्गियों का अच्छा मूल्य मिलता है, क्षेत्र में कई किसान कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे पशुपालन, हैचरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट और पशुपालन। इसकी उन्नत नस्लों का प्रयोग आपको ज़्यादा लाभ देगा। इसकी सबसे लोकप्रिय किस्में है पीला, सुनहरा लाल, याकिर्न, काला और लाल, नूरी, नवासी, सफ़ेद, कगार, काला, चिट्टा काला और सफ़ेद चांदी, टिक्कर, भूरा और रेजा
हल्का लाल। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम फरीदपुर जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल सिंह। इन्होंने कुंदरी की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमाया है। इनका कहना है पूर्व से कुंदरी की खेती करते आ रहे थे, लेकिन उतनी अच्छी फसल की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वैज्ञानिकों की सलाह पर इन्होंने कुंदरी का फसल का अच्छा उत्पादन लिया है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। मैं विगत कुछ वर्षों से पहले से ही कुंजरी का खेती करते आ रहा हूँ। कुंजरी बहुत अच्छा किसानों के लिए लाभदायक फसल है। कम लागत में बहुत अच्छा बेनिफिट कुंजरी से आ जाता है, मार्केट भी अच्छा मिलता है और इसमें कोई दवा दारू का कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अपना सीजन में जब आया तब खोद करके उसको सड़ा हुआ गोबर डाल दीजिए और यह निरंतर अब 6 महीने तक 7 महीने तक लगातार फलने वाला। पावर वीडर मशीन का प्रयोग खरपतवार को हटाने, फसल उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेल कर आगे बढ़ाता है। इसका संचालन सुरक्षित है और निराई गुड़ाई के लिए यह एक बेहद लाभदायक मशीन है। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? आइए जानते हैं पटना अनाज मंडी में अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूँ 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूँ 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5,500 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कार्यक्रम में ये चर्चाएं यूं ही रहेंगी जारी। आपको मिलवाएंगे अपने एक और विशेषज्ञ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मात्र 1 वीक 6 से 7 दिन पर ये अजोला डबल हो जाता है और फिर दूसरे सप्ताह ये ट्रिपल हो जाएगा। तो संख्याएं इतनी फास्ट बढ़ रही हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बरसात के दिनों में और कई बार मौसम बदलने के क्रम में जब हरे चारे की कमी हो जाती है, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या होती है कि पशुओं के आहार की व्यवस्था क्या करें। तो ऐसे में कम स्थान में हम अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। अजोला हरे चारे का एक बेहतर विकल्प है, जिसे कम संसाधनों के साथ कम खर्च में बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है और इससे जानवरों को पूरा पोषण भी मिलता है। तो आइए अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए जानते हैं कि कैसे अजोला हरे चारे का एक बेहतर विकल्प बन सकता है। किसान बंधुओं नमस्कार। आप अपने पशुओं के चारा के लिए अभी तक या तो बरसीम का उत्पादन करते हैं, नेपियर घास का उत्पादन करते हैं या जिनोरा जैसे जो हमारा हरा चारा है उसका उत्पादन करते हैं और इसी को आप अपने पशुओं को खिलाते भी हैं। तो इसी सब उद्देश्य के तहत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अजोला एक बेहतर हरा चारा कैसे है। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ की बड़ी वैज्ञानिक हैं, साथ ही वहाँ की प्रधान भी हैं। डॉक्टर रीता मैम, एक विशेषज्ञ के तौर पर आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आपका एक तरह स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि जैसा हमने कहा कि बहुत कम किसान हैं
थोड़े से किसान हैं जो अजोला के बारे में जानते हैं, जबकि इसकी इतना गुणवत्ता है इसमें। तो आपसे जानना चाहूँगा कि अजोला है क्या और यह क्यों अन्य जो हमारे हरा चारा है उससे बेहतर है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें खुशी हुई कि ये जो किसान भाई पशु चारा के रूप में जैसे बरसीम की खेती वगैरह लार्ज स्केल पर करते हैं, नेपियर की खेती करते हैं, और बहुत कम किसान गिने चुने किसान जो है अजोला की खेती लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ पटना का प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक किसान भाई इसको जाने और इसको लार्ज स्केल पर करे, और यही कारण है कि कृषि विज्ञान केंद्र डिमोन्स्ट्रेशन में किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसको अजोला दे रहे हैं। तो और साथ ही साथ अजोला देने के साथ साथ उसके बारे में पूरी इसकी खेती की प्रैक्टिस और कैसे उगाए इसकी जानकारी भी देते हैं। जैसे जितनी भी हमारे चारा फसलें हैं, और ये हमारा जो अजोला है, अजोला एक स्थिर पानी में तैरने वाला फर्न और जलीय पौधा है, और ये पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है। ये रामबाण है पौष्टिक तत्व में, मतलब जितनी भी विटामिन्स है, मिनरल्स हैं और इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, सभी चीज़ें जितने भी चारा फसलें हैं वो प्रोटीन का सोर्स नहीं है। अभी जैसे आपने नाम लिया नेपियर ग्रास हुआ, चाहे बरसीम वगैरह, 40 से 60% हमारा इसमें मिलता है, अजोला में मिलता है। और हम देख रहे हैं कि किसान भाई जो हैं, नेपियर ग्रास हुआ चाहे बरसीम हुआ, उसकी खेती में उसकी लागत आती है, लेकिन हमारा अजोला जो है, जो इतनी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, मात्र बहुत कम लागत ना के बराबर, और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी मतलब इजी है कि वो एक टैंक बना के या गड्ढा बना के इसकी खेती कर सकते हैं, और ये सालों भर उपलब्ध है। डॉक्टर रीता मैम, आप हमारे किसानों को बता रही थी कि इसमें जो हमारा अजोला है उसमें 40% अधिक प्रोटीन की मात्रा है, बरसीम या नेपियर घास की तरह। अगला जो एक सवाल बनता है, जैसा कि आप भी बोल रही थी कि वो आप मुफ्त में किसानों को बांट रही हैं, तो हमारे किसान आपके कृषि विज्ञान केंद्र जाकर मुफ्त में ये अजोला ले सकते हैं। और दूसरी बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसको अजोला को तैयार करने की विधि क्या है? क्या इसे अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं, अपने घर में तैयार कर सकते हैं, या किसी छोटे से बर्तन में भी वो तैयार कर सकते हैं? इसकी तैयार करने की पूरी विधि हमारे किसानों को बताएं। कृषि विज्ञान बाढ़ पटना हम किसान भाई और महिला किसानों को इस अजोला की खेती में काफ़ी जागरूक कर रहे हैं और दे रहे हैं, ताकि अवेयरनेस और जानकारी बढ़े, ताकि ये साथ साथ कम लागत में और बहुत इजी टेक्नोलॉजी से वो ग्रो कर सके। जैसे इसमें क्या है कि आप तालाबों में गड्ढे करके भी, और थोड़ा उससे अगर थोड़ी बहुत पैसे है तो थोड़ा टैंक बना के इसकी खेती किया जा सकता है। जैसे कि 5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 8 से 10 इंच इसकी गहराई होनी चाहिए, ताकि इजली वो निकल सके। लो कॉस्ट एक टैंक बना के इसमें हम अजोला को क्या करते हैं, मात्र 1 मुट्ठी अजोला पानी भर देते हैं, और इस जो साइज़ हम बोले 5 और 1 मीटर लंबाई चौड़ाई, आप उपलब्धता के आधार पर, अपने पशु के आधार पर इस लंबाई चौड़ाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और पशु के आधार पर अगर संख्या बढ़ेगी तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 40 किलो भुरभुरी मिट्टी हम इसमें डालते हैं, और साथ ही साथ 2 दिन पुराना गोबर भी उसका 2 से 3 kg इसमें डाल के घोल तैयार करके, तब सबसे बाद में 1 मुट्ठी अजोला इसको हम डाल देते हैं, और मात्र 1 वीक 6 से 7 दिन पर ये अजोला डबल हो जाता है, और फिर दूसरे सप्ताह ये ट्रिपल हो जाएगा। तो संख्याएं इतनी फास्ट बढ़ रही हैं कि उसका उपयोग जैसे किसान भाई को हम लोग देते हैं, और साथ ही साथ जैसे इसकी खेती में भी यूज़ करते हैं। ये तो पशु चारा के लिए तो रामबाण है, वो किसी भी चीज़ के लिए, मुर्गी के दाने के रूप में, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो। लेकिन शुरुआती दौर पर होता क्या है कि नई चीज़ आती है, जैसे हम ही लोग को आदत बनानी होती है, तो अजोला का जो उत्पादन कर रहे हैं गड्ढा बना के या टैंक बना के, तो जैसे निकालते हैं उसको स्वच्छ पानी से 2-3 पानी में धो लेना चाहिए, और जो दाने जाते हैं ना, जो भी हम उसको दे रहे हैं उसमें बराबर 1:1 के रेशियो में मिला के देते हैं, और उसको 1-2 दिन थोड़ी सी खाने की आदत बन जाती है, तब उसके बाद वो बड़ी चाव से खाता है। लेकिन ध्यान ये रहे
प्रतिदिन उनके दैनिक आहार में ये 1.5 किलो प्रतिदिन हम लोग देते हैं। लेकिन मुर्गी में मात्र 150 ग्राम, बकरी है 1 किलो, अब बाकी जितने पशु है गाय भैंस वगैरह, घोड़ा हो जो भी हो, उसमें 1.5 किलो प्रतिदिन हम लोग इसको देते हैं। डॉक्टर रीता मैम, कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूँगा कि अजोला को लेकर आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसान भाई से अनुरोध है कि अपने अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े और अजोला को अपनाएं, ताकि इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है और ख़ासकर ये धान की खेत में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जो यूरिया डालते हैं किसान भाई, जिसमें लागत ज़्यादा है, उपलब्धता भी कम है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसमें कि यूरिया की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। और धान के अलावा जहाँ जहाँ सब्जी के खेतों में ये सभी यूरिया जहाँ पड़ता है, ना दे के आप अजोला दे के उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और इस तरह अजोला जो है पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और इसको अपनाइए पशु चारा में, खेती में, ताकि ये जैविक खाद का काम करता है। डॉक्टर रीता मैम, आप अजोला जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पोषक तत्वों से भरपूर हरा चारा के बारे में हमारे किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में ये चर्चाएं यूं ही रहेंगी जारी। आपको मिलवाएंगे अपने एक और विशेषज्ञ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसलें जो हमारे प्रदेश में लगी हैं, उसमें धान, अरहर, मक्का, बैगन, मिर्च इत्यादि फसलें जो अभी चल रही हैं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र एआई चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को
20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एक और साक्षात्कार है बाकी, जहां अपने विशेषज्ञ से हम आपको मिलवाएंगे। कई बार फसलें जब पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं, बेहतर होती हैं और उनमें कीट या व्याधि का प्रकोप हो जाता है, तो उनका नुकसान हो जाता है और ये नुकसान झेलना पड़ता है किसानों को। उनका उत्पादन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए कि कैसे करें खरीफ फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन। नमस्कार किसान भाइयों, आपके खेतों में जितनी भी खरीफ फसलें अभी लगी हुई हैं और उनमें जो समस्याएं हैं, उनका समाधान लेकर हम आज उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है खरीफ फसलों में लगने वाले कीट व्याधि प्रबंधन। आज के विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी को, जो वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान है केवीके अरवल से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि अभी कौन कौन सी फसलें, खरीफ फसलें हमारे खेतों में लगी हुई हैं? किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसलें जो हमारे प्रदेश में लगी हैं, उसमें धान, अरहर, मक्का, बैगन, मिर्च इत्यादि फसलें जो अभी चल रही हैं। कम वर्षा के बावजूद किसान भाई हमारे खेतों में खेत को लगा चुके हैं और उसमें नुकसान न हो, इसलिए उनको विशेष ध्यान देना है कि कम वर्षा के बाद किसान बड़ी परेशानी के बाद अपने फसलों को लगा पाए हैं। ऐसी स्थिति में कीट एवं व्याधियों से उनके बचाव के लिए तत्पर रहना होगा, ताकि होने वाले नुकसान को वो रोक सकें, ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। सर, अभी जैसे आपने बताया कि धान, मक्का, बैगन इत्यादि खरीफ फसलें हैं, तो इन खरीफ फसलों में जो लगने वाले रोग हैं, उनका निदान कैसे किया जाएगा? ये कौन कौन से रोग हैं, ये बताइएगा। धान में जो प्रमुख रोग लगते हैं, उसमें अभी जो सीज़न चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ऊपर से पत्तियां सूख रही हैं और अगर ये बैक्टीरियल झुलसा है तो किसान भाई इस पर सतर्क हो जाएं। अधिक आर्द्रता की स्थिति में यह रोग बड़ी तेज़ी से फैलता है और पूरी पत्तियां सूख जाती हैं। दूसरा रोग है पर्णवृंत गलन रोग। लगभग सभी प्रजातियों में इस रोग का आक्रमण देखा जा सकता है। जहां पानी का स्तर निचला स्तर है, वहां से पर्णवृंत सूखना शुरू करता है और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों से फैलते हुए डंठल तक पहुंच जाता है और पूरा पौधा धान पुआल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा रोग जो महत्वपूर्ण है धान का, वो है झूठा कंडुआ रोग, जिसको आप कोयल रोग भी कहते हैं, जिसमें पीला और काला स्पॉट बनता है। इस रोग का भी निदान समय से जरूर प्रबंधित कर लेना चाहिए, अन्यथा इसका मार्केट वैल्यू पर, बाज़ार के मूल्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपका प्राइस कम मिलेगा। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण धान का रोग है, वो जिंक खैरा रोग की कमी। खैरा रोग की कमी से अभी किसान भाई अनुभव करेंगे कि पान खा करके यदि पौधों पर थूक दिया जाए, जो लक्षण आता है वही लक्षण धान की पत्तियों पर दिखता है, जिससे पौध की बढ़वार रुक जाती है और बीच बीच में कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है और बालियां कभी ज़्यादा कमी की कंडीशन में उसमें बालियों
बालियां भी नहीं निकल पाती हैं। तो इन रोगों का प्रबंधन आवश्यक है। सर, धान की फसल अभी लगी हुई है खेतों में, तो हमारे किसान भाई धान की फसल में कीट व्याधि प्रबंधन किस प्रकार करेंगे, ये हमें बताएंगे आप। किसान भाइयों, यदि धान की फसल में बैक्टीरियल झुलसा का आक्रमण दिखाई दे रहा है तो इसके निदान के लिए 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं 2.5 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो इस रोग का निदान होगा। इस दवा को 10 से 12 दिन के बाद पुनः इसको दोहरा दें ताकि समूल नाश हो जाए बैक्टीरिया का। दूसरा रोग जो पर्णबिंद गलन आता है, यह सबसे विकराल रूप में आता है। यदि इसका लक्षण दिखता है तो शुरू में ही इसका एक छिड़काव प्रोपिकोनाजोल वह 1 ml प्रति लीटर या 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करेंगे। यदि 2 छिड़काव कर देंगे तो उसका निदान हो जाएगा। सर, हमारे किसान भाइयों ने अभी जैसे खरीफ फसल में धान की फसल लगाई है और उसमें यदि कीटों का प्रकोप बढ़ा हुआ है तो उसका प्रबंधन वो किस प्रकार करेंगे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यह मौसम भी चल रहा है कीड़ों का, तो यदि किसान भाई धान की फसल को प्रतिदिन अपने खेत को निरीक्षण में रखें, कौन सा कीट लग रहा है, महत्वपूर्ण है कौन सा कीट लग रहा है, उसको पहचान करके उसको फिर नियंत्रित करना है या प्रबंधित करना है। तो अभी स्टेम बोरर का तना छेदक कीट का आक्रमण का समय चल रहा है। आने वाले समय में भी यह कीड़ा देखा जा सकता है। यदि यह कीट आपके खेत में दिखता है तो रोपाई से 15 से 20 दिन पर एक बार कोलेंटा नीलीप्रोले इसका 4 किलोग्राम प्रति एकड़ या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि इसका बुरकाव कर देंगे, यह दानेदार दवा होता है, यदि इसका हम बुरकाव कर देंगे तो यह कीट यहीं प्रबंधित हो जाएगा। और यदि दोबारा बाली निकलते समय यदि यह कीट दिखाई देता है तो फिर फिप्रोनिल नाम की दवा आती है जो 5SC का होता है, इसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करेंगे तो यह कीट प्रबंधित हो जाएगा। सर, आपने खरीफ फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन पे इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसी ही और भी जानकारियों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। फिलहाल इन जानकारियों का पूरा लाभ लें, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।